मूवी लगी दिलवाले दुल्हनिया, यहाँ पर शाहरुख खान है और यहाँ पर हमारी काजल है। तो तुम्हें तो पता है शाहरुख खान क्या करता है। तू देख रहा है काजल, मैं भी किसको देख रहा हूँ, काजल, दोनों काजल को देखें। तो काजल भाई साहब यहाँ पर है, जैसे काजल भागती है तो भाई साहब ये आगे वाला बंदा कैसे करता है, ओ भाई साहब। तो मतलब काजल जहां तुम जहां देखा, काजल जहां तुम जहां देखा, काजल जहां देखा, यहाँ काजल जहां देखा, तो पूरे टाइम 3 घंटे तुमने क्या किया, पहले तो नहीं हुए थे भाई साहब, लेकिन अब हो रहे हैं। अब क्या कर दिया, तो भाई साहब हमने एक क्रिया की, रगड़ा रगड़ा, रगड़ने से इसके पास एक ताकत आ गई। अच्छा कौन ऐसे लाएंगे एक दूसरे दूर, मैं नहीं आऊंगी तेरे पास, काई नहीं आएगी, नहीं आना, नहीं मर्जी। तो आप क्या समझे बेटा, आप ये समझे कि जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ आवेशित नहीं होता, दोनों आवेशित होते हैं और आवेश हमेशा जोड़ी में पैदा होता है, जोड़ी में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 12वीं का पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये स्पेशली क्लास हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। और जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर वो कोचिंग नहीं लगाई है तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी जो क्लासेस आएंगी वो लेक्चर वाइज आएंगी। तो ये जो पहला लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे कि आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे और फिर धीरे धीरे ये क्लास आपकी आगे बढ़ेगी और रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी। अल्टरनेटिव भी मिल सकती है, एक दिन छोड़ के एक दिन मिल सकती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी क्लासेस मेरी आती रहती हैं, ठीक है। और टाइमिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितनी क्या टाइमिंग रहेगी। बट अगर आपने कोचिंग नहीं लगाई है, आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पूरी क्लासेस, पूरी क्लास 12 का फिजिक्स पूरा फ्री में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कोचिंग पे पढ़ाते हैं वैसा ही यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर है, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। और किस चीज का इंट्रोडक्शन होगा, आवेश का। तो आवेश को यदि बेटा आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, उसका परिचय अच्छे से समझ लिया, तो आपको क्लास 12th की फिजिक्स में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए समझते हैं आवेश क्या होता है। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूं विद्युत के बारे में। किसके बारे में बेटा, विद्युत। विद्युत क्या है, विद्युत एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है हमको दो तरह से मिलेगी, यानी कि विद्युत जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपको देखने को मिलेगी पहले अध्याय में, इसका नाम हम रखेंगे स्थिर वैद्युत या विद्युत, बात एक बेटा, ठीक है। दूसरी विद्युत होगी आपकी बेटा धारा विद्युत, धारा वैद्युत या विद्युत, ठीक है बेटा। अब यहां पर बात को समझिएगा बच्चों कि स्थिर विद्युत का अर्थ यह होता है कि यदि आवेश स्थिर है, स्थिर का अर्थ क्या होता है, रुका हुआ। यदि बेटा आवेश रुका हुआ है तो आपकी जो विद्युत होगी वो आपकी स्थिर विद्युत कहलाएगी। अच्छा साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब। धारा विद्युत क्या होती है, यदि आपका आवेश बेटा, यदि आपका आवेश गतिमान हो गया, चलना प्रारंभ कर देता है, तो आपकी विद्युत क्या कहलाती है, धारा विद्युत। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपके रूम में इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत है, लेकिन एक फैन चालू है, एक फैन बंद है। तो जाने कि एक फैन में करंट आ रही है, दूसरे फैन में बिजली नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, तो सर आपने स्विच को ऑफ किया है। तो बेटा मैं जब स्विच को ऑफ कर देता हूं, स्विच को ऑफ कर देता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैंने आवेश को पकड़ लिया, एक जगह पर खड़ा कर दिया। तो ऐसी वाली विद्युत को कहा यस स्थिर विद्युत, क्योंकि आवेश को पकड़ लिया। अच्छा था। लेकिन जैसे बेटा स्विच ऑन करेंगे तो वो आवेश चलना प्रारंभ कर देगा, तार में दौड़ना चलना प्रारंभ कर देगा। तो हम देखते हैं कि वो वाला पंखा भी हमारा घूमना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब अब आवेश ने गतिमान होना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी वाली विद्युत को कहते हैं बेटा धारा विद्युत कहते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आई कि विद्युत आपकी दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत होती है और बेटा एक धारा विद्युत होती है। स्थिर विद्युत मतलब आवेश स्थिर है, धारा विद्युत मतलब आवेश गतिमान है, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर आवेश क्या होता है, ये तो हमको नहीं आया समझ में। तो आइए जानते हैं आवेश क्या होता है। देख, पहली चीज मैं बताऊं कि विद्युत एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा किसके पास होती है, ऊर्जा को कैरी करने का कोई ना कोई चीज साधन तो होता है। तो ये जो ऊर्जा होती है इसको कैरी करता है, अपने साथ ले जाने का काम करता है आवेश। तो आवेश के पास एनर्जी होती है, कौन सी, विद्युत ऊर्जा, जो आपको मिलती है दो फॉर्म में, दो रूप में मिलती है, या तो स्थिर विद्युत के रूप में मिलेगी या फिर आपको किसके रूप में मिलेगी, धारा विद्युत के रूप में। आइए तो थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा आवेश क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
आवेश की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब आवेश की मैं बात करूं तो पहले एक चीज समझिए बेटा, ये जो हमारी प्रकृति होती है, क्या होती है बेटा? प्रकृति। प्रकृति बेटा, ये जो प्रकृति है आपकी, वो दो चीजों से मिलकर बनी है। कितनी चीजों से मिलकर बनी है बेटा? दो चीजों से। एक चीज का नाम होता है बेटा कण, या आप कहेंगे पदार्थ, क्योंकि कणों से मिलकर ही तो पदार्थ बनता है। दूसरी चीज होती है विकिरण। दूसरी चीज क्या होती है? विकिरण। यानी कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, यूनिवर्स है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, कण या पदार्थ या फिर विकिरण। अच्छा, यानी कि हमारे प्रकृति के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप का नाम है पदार्थ, दूसरे स्वरूप का नाम है विकिरण। अच्छा साहब, पदार्थ किसको कहते हैं साहब? तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसके पास एक आयतन होता है, ठीक है साहब, जो स्थान को घेरे लेता है, ठीक है साहब, जिसके पास द्रव्यमान होता है, ठीक है, और उसको हम फेंक दें तो उसके पास संवेग होता है। तो ये सब क्या है सर? सर ये सब पदार्थ के गुण हैं, ये सब पदार्थ की क्वालिटीज है, गुण हैं। ऐसी चीज को हम कहते हैं पदार्थ। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इसके पास बेटा द्रव्यमान भी है, इसके पास आयतन भी है। अगर मैं किसी लोकेशन पे इसको रख दूंगा तो ये उतना स्थान कवर कर लेगा, अपने नाम कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी वाली चीज को हम कहते हैं बेटा पदार्थ। सर विकिरण क्या होता है? विकिरण जैसे सूर्य से रोशनी आती है, यानी कि प्रकाश आता है, प्रकाश के साथ साथ कुछ गर्माहट विकिरण भी आते हैं, इनको हम ऊष्म विकिरण कहते हैं। वो एक ऊर्जा होती है, धूप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? धूप। तो धूप जो होती है वो विकिरण है, यानी कि ऊर्जा है। और ऊर्जा का अपने आप में ही कुछ अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि आपने तरंगों के बारे में अध्ययन किया हो, तो तरंगों के पास तरंगदैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है, ये सब चीजें होती है। बट लेकिन है दोनों के पास ये कैपेबिलिटी होती है ऊर्जा को ले जाने की। दोनों के पास ये गुण होता है, ये ऊर्जा को कैरी कर सकते हैं। यानी कि ये भी ऊर्जा को कैरी कर सकता है, ये भी ऊर्जा को कैरी कर सकता है। तो हमारा पदार्थ दो चीजों से मिलकर बना है, प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी, कण या पदार्थ या फिर विकिरण। तो आइए समझते हैं। हम यहां पर बात करेंगे बेटा अभी पदार्थ के बारे में, ओनली पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ का ही एक गुण होता है, पदार्थ का ही एक गुण होता है जिसका नाम बेटा हमने रखा है आवेश। जिसका नाम हमने क्या रखा है? आवेश। सर ये जो गुण होता है पदार्थ के पास होता है, जिसका नाम तो सर आपने आवेश रख दिया, लेकिन ये हमको दिखता तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी दिखाएंगे आपको। पहले नाम रख दिया ना कि ये गुण किसके पास है? पदार्थ के पास है। जैसे पदार्थ के पास द्रव्यमान एक गुण है, आयतन एक गुण है, उसी तरह से पदार्थ के पास आवेश भी एक गुण होता है। अच्छा साहब, समझ में आई बात। अच्छा, आप एक चीज समझिए कि बेटा पदार्थ के पास जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के कारण वो क्या करता है? सर वो द्रव्यमान के कारण किसी अन्य पदार्थ पर बल लगा सकता है। ये हमने कक्षा 11वीं में सीखा है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कि द्रव्यमान पर कौन सा बल लगाता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो भैया ये आवेश भी तो पदार्थ के पास है, तो ये कैसा बल लगाएगा? ये तो कुछ भी नहीं लगा रहा। हाँ, इसका मतलब बल एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से हम पहचान कर सकते हैं कि ये किस तरह का गुण है। अच्छा ठीक है, अब देखो आवेश की उपस्थिति का आप पता कैसे लगाओगे? तो आप एक काम करना बेटा, एक कंघी लेना, ओके, उस कंघी को अपने बालों पर रगड़ना, ऐसे ऐसे करके रगड़ना। और जब आप कंघी को रगड़कर छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि जब आपने अपनी कंघी को अपने बालों से रगड़ा नहीं था, उस वक्त ये कंघी इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही थी, क्योंकि ये जमीन पर पड़े हैं और जमीन आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है और ये छोटे छोटे कण, इनके पास छोटा छोटा द्रव्यमान है। द्रव्यमान को द्रव्यमान खींचता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल था। कौन सा बल था बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे कागज के टुकड़े हमारी पृथ्वी माता के ऊपर रखे हुए थे। सर इसके पास भी तो द्रव्यमान था? हाँ बिल्कुल था, लेकिन इसका द्रव्यमान बेटा पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत कम था, इसलिए इसकी इतनी औकात नहीं है कि पृथ्वी के विरुद्ध जाकर ये छोटे छोटे कागज को उठा सके। तो जब रगड़ा नहीं था तो ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन बल तो लगा रहा था, लेकिन बहुत कम बल लगा रहा था, ठीक है, इसलिए ये कागज टुकड़े इसके पास नहीं जा रहे। लेकिन जैसे तुमने कंघी को रगड़ा, अपने बालों से रगड़ा, तो और उसके बाद तुम जब लेकर आओगे तो तुम क्या देखोगे कि ये जो कागज के पीसेस हैं बड़ी जल्दी जल्दी उछलकर इस कंघी की तरफ क्या होने लगेंगे?
आकर्षित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे बेटा? आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन पहले तो नहीं हुए थे भाई साहब, लेकिन अब हो रहे हैं। अब क्या कर दिया? तो भाई साहब हमने एक क्रिया की, रगड़ा। रगड़ा, रगड़ने से इसके पास एक ताकत आ गई। अच्छा, कौन सी ताकत आ गई? तो नाम रख दो। तो उसी चीज का नाम हमने क्या रख दिया? आवेश। तो वस्तु के पास क्या आ गया? आवेश। और जब बेटा आवेश आता है तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये खींचता है मतलब इस पर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो बेटा हमने खींचने वाली ताकत का नाम तो आवेश रखा, और ये इस बल को हमने बोला विद्युत बल। तो आवेश जब भी आता है पदार्थ पर तो कौन सा बल लगता है बेटा? विद्युत बल लगता है। कौन सा बल लगता है बेटा? विद्युत बल लगता है। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो आया आवेश किस पर? तो आंसर है पदार्थ पर। कौन से पदार्थ पर आया? जिस पदार्थ को आपने रगड़ा। तो जिस चीज को रगड़ोगे उसी के ऊपर आवेश आएगा, उसी के ऊपर आवेश आएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आवेश। तो आवेश एक पदार्थ का एक गुण होता है। आप बलून को अपने बालों पर रगड़ लो, दीवार से चिपक जाएगा। पानी के पास लेकर जाओगे तो पानी की जो करंट है, पानी की जो धारा है, वो बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये सब चीजें हमको दिखाती हैं कि इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ एक दूसरी तरह का भी बल होता है। उसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल। वो किसके पास होता है? वो भी पदार्थ के पास होता है, हो सकता है, जब यदि उसके पास क्या आ जाए? आवेश। और आवेश कैसे आता है? रगड़ने से, जैसा कि अभी आपको एग्जांपल में दिखाया। बताओ इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। आगे समझते हैं। और देखिए, अब बेटा हमने ये देखा कि आवेश एक पदार्थ का गुण है जिसके कारण कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। अब हम इस आवेश के बारे में जानना चाहते हैं कि इससे जो बल लगता है उसका प्रकृति कैसा होता है। जैसे हम जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल से तो सर आकर्षण का बल लगता है, वो हमेशा खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या ये खींचता है? हाँ दिख रहा है, कंघी ने कागज के टुकड़ों को खींचा, ये खींचता है। क्या ये और कुछ भी कर सकता है? तो फिर हम लोगों ने क्या किया? देखा, प्रयोग करके देखा। एक प्रयोग किया प्रयोगशाला में। हमने एक कांच की छड़ ले ली बेटा। किसकी छड़ ले ली? कांच की छड़ ली। और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से साफ कर दिया, रगड़ दिया। तो हमने देखा कि ये जो कांच की छड़ थी ये आवेशित हो गई, और आवेशित होने के बाद इसको हमने लटका दिया। लेकिन हमें नहीं पता इस पर कैसा आवेश आया है, क्योंकि हम अभी आवेश को जान रहे हैं। ठीक है, आवेश आ गया मतलब ये हमको पता है। एक हमने दूसरी कांच की छड़ ली बेटा, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा तो ये भी आवेशित हो गई। और जब एक आवेशित कांच की छड़ के बाद दूसरी आवेशित कांच की छड़ के लेकर आए तो हमने क्या देखा कि इन दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। ऐसे लाएंगे एक दूसरे दूर हो गए। मैं नहीं आऊंगी तेरे पास। काहे नहीं आएगी? नहीं आना, नहीं मर्जी। अच्छा, मुंह मोड़ लिया। बताओ यार, मुंह मोड़ लिया। अच्छा, फिर हमने क्या किया? एक प्लास्टिक की छड़ ली बेटा, इसको भी हमने किसी अदर पदार्थ से रगड़ लिया तो इस पर भी आवेश आ गया बेटा। ठीक है साहब। एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ ली, इसको भी रगड़ा, इसके पास भी आवेश आ गया तो इसको इसके पास ले गया। तो मैंने क्या देखा? इन्होंने भी एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। मैं भी नहीं आऊंगा, नहीं आना। अच्छा, कोई मजबूरी है? काहे नहीं आ रहे? नहीं आना, नहीं आना, नहीं मर्जी। अच्छा, तो तुम क्या देख रहे हैं कि कांच की छड़ को रगड़ के कांच की छड़ के पास लाते हैं, दूर हो जाती है। प्लास्टिक की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास रगड़ कर लाते हैं, दूर हो जाती हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोनों पदार्थ एक जैसे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। दूर करने वाले गुण का हमने नाम रख दिया प्रतिकर्षण। क्या नाम रख दिया बच्चों? प्रतिकर्षण। अच्छा, तो सर अभी तो ये आकर्षण कर रहा था, ये प्रतिकर्षण कैसे होने लगा? अच्छा ठीक है, अभी हमने और सोचा। तो अब हमने क्या किया? एक कांच की छड़ ली बेटा, और हमने एक बेटा प्लास्टिक की छड़ ली। दोनों छड़ ले ली, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेकर आए, रगड़ कर, रेशम से इसको रगड़ दिया, इसको किसी और पदार्थ से रगड़ दिया। तो रगड़ कर लेकर आए तो इनने क्या देखा? एक दूसरे के नजदीक आई। इसको हमने नाम दे दिया आकर्षण। क्या नाम दे दिया बेटा? आकर्षण। तो हमने देखा कि भाई साहब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जब समान पदार्थों को रगड़ कर एक दूसरे के पास लाते हो तो वो दूर करते हैं, चाहे गिलास गिलास हो, चाहे प्लास्टिक प्लास्टिक हो। और जब गिलास और प्लास्टिक को लाते हैं रगड़ कर तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये वाला जो आवेश के कारण जो बल लगता है वो दो तरह से लगता है, एक तरह से नहीं लगता, दो तरह से लगता है। प्रतिकर्षण भी लग सकता है, आकर्षण भी। इसका मतलब
इस दुनिया में आवेश जो है वो आपके एक प्रकार का तो नहीं होता, वो आवेश दो प्रकार का होता है। तो यहां से हमको सोचने पे मजबूर कर दिया इसने ये वाला व्यवहार प्रदर्शित कर कि आवेश एक प्रकार का नहीं होता बल्कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो प्रकार होते हैं। अच्छा, इतनी चीज को पहले आप लोग पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब पहले हम आवेश की परिभाषा लिखते हैं, फिर हम जानेंगे उसके प्रकार दो प्रकार के हैं तो उनका नामकरण क्या है। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं आवेश की क्या परिभाषा होगी। तो देखिए, आवेश, आवेश को बेटा अंग्रेजी में अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो रख लेते हैं इसका चार्ज। आवेश को चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, आवेश की परिभाषा क्या होती है? तो हम परिभाषा से लिखेंगे, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर स्थिर वैद्युत या विद्युत चुंबकीय बल लगा सकता है। विद्युत चुंबकीय बल लगा सकता है। तो बेटा ये तुम्हारी आवेश की एक छोटी सी परिभाषा बन गई, प्यारी सी, कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर स्थिर वैद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल लगा सकता है। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी प्रकारों को और अच्छे से समझेंगे, अभी देखेंगे। फिलहाल कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं बेटा। ये आवेश जो होता है, आवेश जो होता है इसका मात्रक क्या होना चाहिए, मतलब इसको नापेंगे किसमें? तो आवेश का हम लोगों ने बेटा मात्रक बनाया कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से, बड़े सी से लिखेंगे। अच्छा सर, इसकी विमा क्या होती है? तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है सर? तो आवेश का विमीय सूत्र आप याद रखिएगा, अगर आपने क्लास 10th पढ़ी है तो वहां से अगर आप थोड़ा सा, वैसे मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी फिलहाल आप याद रख लो। ए टी होता है, ए का मतलब होता है बेटा एम्पियर और टी का मतलब होता है समय। तो आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश कैसे आती है? ये नेचुरल प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी, ठीक है, जो कि आपके बनवट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछी जा सकती है, आप किसी भी बोर्ड से हो। ओके, आइए आवेश कैसी राशि है? राशि की बात करते हैं। तो आवेश आपकी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा? अदिश राशि है। आवेश आपकी अदिश राशि है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ चीज और बताता हूं आपको। देखो बेटा, एक कूलाम जो आवेश होता है वो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। बेटा स्थित कूलाम आपका आवेश का सीजीएस मात्रक है। आवेश का कौन सा मात्रक है? सीजीएस। और कूलाम बेटा आवेश का एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई। तो ये मान जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग बेटा कि एक कूलाम कितने स्थित कूलाम के बराबर होता है? तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी आवेश के बारे में। पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आवेश की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते हैं बेटा, आगे समझते हैं चीजों को। अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, बस आप तो पढ़ने आ जाया करो, डेली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम समझते हैं बेटा आवेश के प्रकार। आवेशों के प्रकार। तो अभी आपको एक प्रयोग करके दिखाया जिससे आपको पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब उनका नामकरण करना है हमको। तो देखिए, हम पहले एक चीज समझेंगे बेटा
परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु, जिसको हम अंग्रेजी में एटम कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे बेटा? एटम, परमाणु। ठीक है बेटा, देखिए परमाणु का आकार अगर आप देखें तो इस तरह का माना गया है, ऐसे। ये बेटा आपका परमाणु को गोलाकार शेप में, स्फेरिकल शेप में माना गया है। यहां पर बीच में जो केंद्र होता है इसको नाम देते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। और ये जो कक्षाएं होती हैं इनको बोलते हैं स्थिर कक्षाएं। स्थिर कक्षाएं कहते हैं बेटा। ये जो नाभिक होता है, हमने देखा कि इस नाभिक में दो मूलभूत कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और इसकी स्थिर कक्षाओं में जो कण चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जहां पर ई क्या है तेरा? इलेक्ट्रॉन। पी क्या है तेरा? प्रोटॉन। एन क्या है तेरा? न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर तीन कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको क्लास 9th में आपने सुना होगा, इनको मूलभूत कण कहते हैं। क्लास 12th में अब आप आ गए हो तो याद रखिएगा, ये आपके मूलभूत कण नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो मूलभूत कण माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम पीरियड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम विभाजित कर सकते हैं। ये क्वार्क के मिलकर बने होते हैं, जो चीज दूसरी चीजों से मिलकर बनी होती है वो मूलभूत नहीं कहलाती। तो जाने कि ये आपके मूलभूत कण नहीं है। एनीवे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब चीजें किसके अंदर होती है बेटा? परमाणु के अंदर होती है। बेटा आवेश किसके पास होता है? तो याद रखिए, आवेश का एक मैंने बताया कि आवेश का एक गुण है, वो किसका है? पदार्थ का। तो बेटा सबसे छोटा कण कौन है? सबसे छोटा पदार्थ में अगर देखा जाए, पदार्थ किससे मिलकर बना है? कण से। तो सबसे छोटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आवेश किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। आवेश किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बेटा दो गुण हैं। इलेक्ट्रॉन के बेटा कितने गुण हैं? दो। पहला गुण इलेक्ट्रॉन का है, इसके पास बेटा द्रव्यमान होता है, और दूसरा गुण इसके पास आवेश होता है। तो आवेश एक्चुअली में होता किसके पास है साहब? तो आवेश बेटा इलेक्ट्रॉन के पास होता है। किसने दिया? हमको नहीं मालूम, प्रकृति ने दिया। भगवान ने इसको बनाया तो भगवान ने इसको आवेश दिया, और इसको क्या दिया? द्रव्यमान दिया। तो दो चीजें दी, लेकिन होता आवेश किसके पास है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है तो हम कहते हैं आवेश आ गया, आवेश आ गया। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश आता है या इलेक्ट्रॉन के जाने से आवेश आता है। कैसे? अभी सीखेंगे। फिलहाल सुन, इलेक्ट्रॉन क्या है तेरा? एक कण है, इसके बाद द्रव्यमान होता है और एक आवेश होता है। सर द्रव्यमान कितना होता है? तो याद कर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये बेटा तेरा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटा, चल बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन के बाद आवेश कितना होता है? तो हम बात कर रहे हैं आवेश। आवेश को हम लिखेंगे Q से। और किसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? किसके आवेश की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और ये ऋण होता है। कैसा होता है बेटा? ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इसी तरह से अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के पास भी आपके दो गुण होते हैं। ठीक है, एक द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान आपको अच्छे से याद कर लेना है प्रोटॉन का, वो भी हम कभी कभी यूज करेंगे। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है, सॉरी आवेश होता, आवेश को हम इस तरह से लिख लेते हैं बेटा, प्रोटॉन के आवेश को लिख लेते हैं, वो सेम होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। और न्यूट्रॉन पर आवेश आपका शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 0 होता है, शून्य आवेश होता है। कितना होता है? शून्य। तो परमाणु के अंदर बेटा ये तीन कण हैं, जिसमें से एक आवेश रहित है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। और दोनों में से प्रकृति अलग अलग होती है, एक की ऋणात्मक होती है, एक की धनात्मक। इसलिए हम कहते हैं आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक। प्रोटॉन पर जो आवेश है उसको बोलेंगे धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको बोलेंगे ऋणात्मक। तो इस तरह से आवेश कितने बार के होते हैं? दो। तो हमने आवेशों के नाम क्या रखे?
ऋणावेश और धनावेश, ऋणावेश और धनावेश। बेटा इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे की बात समझते हैं। तो हमको समझ में आया कि आवेश दो प्रकार के हैं, उनके नाम क्या है, धनावेश और ऋणावेश। तो देखिए प्रकार, आवेश कितने प्रकार के बेटा, दो, एक का नाम धनावेश और एक का नाम क्या रखा बेटा, ऋणावेश। आवेश की मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम प्लस Q, इसको लिख सकते हैं माइनस Q, एक को प्लस Q और एक को माइनस Q। अब आवेश से जुड़ा हुआ कुछ गुण मैं आपको बताता हूं धन और ऋण के कारण। देखिए एक गुण, बढ़िया शानदार सी चीज समझिए, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं। हाँ अब देखिए बेटा एक बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये आपके पास एक बेटा वस्तु है, इस वस्तु को आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा इससे पहले एक चीज और, परमाणु के अंदर जितने धनात्मक कण होते हैं और उन पर जो भी आवेश होगा, और जितने ऋणात्मक कण होते हैं उन पर जो भी आवेश होगा। अगर मान ले हाइड्रोजन की बात करते तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का नीट चार्ज, नीट शब्द यूज करेंगे, नीट कितना होगा, शून्य। शून्य होने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए, एक धनात्मक कण चाहिए, एक ऋणात्मक। उन दोनों की जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। तो गणित क्या कहता है, शून्य आएगा। गणित क्या कहता है, शून्य आता है। +3 -3 +3 -3 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, शून्य आता है। यानी कि किसी भी परमाणु का जो आवेश होता है वो नेट आवेश जो होता है वो शून्य होता है। आवेश तो है लेकिन नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। अच्छा, शून्य बनाने के जिम्मेदार कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि उनकी संख्याएं बराबर होती है। तो ऐसे ही एक पदार्थ है, इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा समान है, मतलब नेट आवेश शून्य है। अब नेट आवेश शून्य मैं उसको यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अलग से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ले बेटा इलेक्ट्रॉन ले। तो जैसे मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो बेटा इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आने से ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित। ठीक है साहब, ठीक है। क्या मतलब है, देख मैं एग्जांपल देता हूं तेरे को, उदाहरण देता हूं तेरे को, समझना बात को। जैसे मान ले तेरे पास एक परमाणु है और इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही तेरे प्रोटॉन है। तो यानी कि इस पर आवेश की जो मात्रा है वो +4e और इस पर आवेश की मात्रा -4e, यानी कि कुल मात्रा तो शून्य है इन दोनों की वजह। नेट चार्ज कितना है, शून्य है, जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए। सर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए साहब, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बेटा पहले कितने थे, 1 2 3 4 और 4 में 2 और जोड़ दो तो आपके 6 ई आवेश को ई से लिखा करेंगे। ई का मतलब 1.6 × 10 की घात -19, ई का मतलब 1.6 × 10 की घात -19। तो अब आपके पास ऋणावेश की मात्रा इतनी हो गई, धनावेश की मात्रा तो उतनी है ना, तो धनावेश की मात्रा कितनी है, +4e। अब आप इसको नीट करोगे तो आप देखोगे तो ऋण का 2e आ गया, यानी कि इस पर अतिरिक्त आवेश 2e आया है। और अतिरिक्त आवेश को हमने कहा नीट, और नीट आवेश का होना ही वस्तु का आवेशित कहलाता है। वस्तु का क्या कहलाता है, आवेशित कहलाता है। तो बेटा इस पर हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 1 दिया है तो 1 ऋणावेश आएगा, 2 देंगे तो 2 ऋणावेश आएंगे, 3 देंगे तो 3 ऋणावेश आएंगे, जिससे इस पदार्थ का जो भी नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। और ऋणावेशित का मतलब होता है, ऋणावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। और उस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण यह पदार्थ आपका क्या हो गया, आवेशित हो गया। आवेशित सही लिखा है, सॉरी गलत लिख दिया, आवेशित हो गया। और कैसा आवेशित हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। कैसा आवेशित हुआ है, ऋणावेशित हुआ है। अब ये बल लगा सकता है, पहले नहीं लगा सकता था क्योंकि पहले जितने धन थे उतने ऋण थे। अब एक्स्ट्रा दिया ना आपने, इसलिए ये बल लगा सकता है। ठीक है साहब, समझ में आ गया। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऋणावेशित हो जाता है, पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि इसके पास नेट जो आवेश है वो
ऋणावेश है, ठीक है, और उसके कारण ये बल लगा सकता है, ठीक है साहब। और समझिए, ये एक पदार्थ है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब ये आपका एक अरेंजमेंट था जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग गया, ये भागा, ये भाग गया, वो भाग गया, अरे भाग गया। तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो इसके पास अब इसकी मात्रा कितनी, 3e नेगेटिव, और 4e तो अभी भी है पॉजिटिव। अब आप नेट करोगे तो आप क्या देखोगे बेटा कि इसमें प्लस e बचा, यानी कि अब इस पर अतिरिक्त आवेश क्या पैदा हो गया, धनावेश। तो जब भी ऋणावेश चला जाएगा तब धनावेश पैदा होगा, क्योंकि भैया देखो ना, समझो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो कमी का नाम क्या रखा, पॉजिटिव। तो कमी का नाम होता है पॉजिटिव, यानी कि ये पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया तुम्हारा। कैसा हो गया बेटा, धनावेश। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो पदार्थ ऋणावेशित होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पदार्थ क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा, यानी कि ये आवेशित हो गया। अब ये दूसरे पदार्थों पर क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं बेटा, कमी। तो जब भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेशित हो जाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब आपका ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन कमी मतलब आपका धनावेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक नियम है आगे की चीजों को समझने के लिए, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया। इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले कितने थे, बराबर थे, इसलिए नेट आवेश 0 था परमाणु का। उस पर अतिरिक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वही उसका ऋणावेश कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उनकी कमी को हम क्या कहेंगे, धनावेश। बताइए, इतनी बात समझ में आई बहुत अच्छे से। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे की बात समझते हैं। आइए अगले नियम की बात करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, रब कर देते हैं इसको। अगला नियम समझिए, बहुत शानदार। आपका जो भी फिजिक्स से डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पैसे नहीं है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, बस रेगुलर आप क्लास देखते रहिएगा, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं, एक धनावेश है बेटा और दूसरा भी धनावेश है। धन और धन एक दूसरे को, जैसे चुंबक के नॉर्थ नॉर्थ को पास लाओगे तो दूर कर देते हैं, साउथ साउथ को पास आते दूर कर देते, वैसे ही धन और धन एक दूसरे को दूर कर देता है, एक दूसरे को दूर कर देता है। तो हम इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। अगर ऋण ऋण होगा तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। और एक धन है और एक ऋण है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, सर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, आकर्षित। तो यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एक कांच की छड़ थी और एक प्लास्टिक की छड़ थी। ये ग्लास रॉड थी आपकी और ये प्लास्टिक। तो इनमें से हो सकता है एक पर धनावेश आया हो और एक पर क्या आया हो, ऋणावेश आया हो, इसलिए इन दोनों के बीच आकर्षण हुआ था। प्लास्टिक प्लास्टिक के बीच प्रतिकर्षण हुआ था, ग्लास ग्लास के बीच प्रतिकर्षण हुआ था। उस वक्त हमको नहीं पता था कि आवेश के नाम क्या थे, इसलिए हमने बोला कि एक जैसा पदार्थ है तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। विपरीत किस्म का पदार्थ है तो क्या लगेगा, आकर्षण। लेकिन अब हमको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम धनावेश और ऋणावेश होते हैं, इसलिए धन धन के बीच प्रतिकर्षण और ऋण धन के बीच आकर्षण। तो ये नियम नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां पर एक नियम बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद करिए। सजातीय आवेशों, सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, सदैव प्रतिकर्षण होता है। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। और इसका क्या नियम बना, विजातीय, विजातीय आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, पूरी फिजिक्स इन 2 नियमों पर, जो अभी एक बताया वो वाला नियम और एक जी वाला नियम, इन दोनों पर टिकी है। तो अच्छे से याद रखिएगा, सजाती हैं तो प्रतिकर्षण, विजाती हैं तो
आकर्षण। क्लियर है बेटा? इसलिए हमको पॉज करिए, नोट करिए बेटा। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे की कहानी समझते हैं। आइए बच्चों आगे की कहानी समझते हैं। इसको मिटा रहा हूं। अब बेटा एक चीज आती है यहां पर कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस पर धनावेश आया और किस पर ऋणावेश आया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि हमने पहले 2 स्टैंडर्ड बनाए, अलग अलग साइंटिस्टों ने, फैराडे ने एक्सपेंड करके एक स्टैंडर्ड बनाया कि कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा रगड़ने पर, किसी से भी रगड़ो, उसका नाम होगा धनावेश। तो आज से आप याद रखना कि कांच की छड़ को किसी से भी रगड़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा? धनावेश। कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा धनावेश। अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड बनाया गया प्लास्टिक को, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ को आप किसी से भी रगड़िए, प्लास्टिक पर जो आवेश आएगा उसका नाम होगा ऋणावेश। उसका नाम क्या होगा? ऋणावेश। क्या होगा बेटा? ऋणावेश। तो आज से 2 स्टैंडर्ड याद रखने हैं। कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा उसका धनावेश, प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश आएगा उसका नाम ऋणावेश। अब एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, आवेश के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको आवेश के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, ये आपकी कांच की छड़ है और ये बेटा आपका रेशम का कपड़ा है। ये क्या है बेटा? रेशम का कपड़ा। और ये क्या है तुम्हारी? कांच की छड़। अभी आपको बेटा बहुत अच्छे से बताया कि दुनिया की जितनी भी चीजें वो पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु का मतलब प्रोटॉन, 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 और इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस पदार्थ का नीट चार्ज, यानी कि नीट आवेश कितना है? 0 है। इसी तरह से इस पदार्थ पर भी पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 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 यानी कि इस पदार्थ का भी नेट चार्ज, यानी कि नेट आवेश कितना है? 0 है, जब हमने इन दोनों को परस्पर नहीं रगड़ा। बेटा बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बेटा हम इसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने से एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में आवेश हम पैदा नहीं कर रहे हैं, आवेश का ट्रांसफर होता है। तो रगड़ने से इनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के कारण एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दूसरे पदार्थ में आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि कांच पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। प्लास्टिक पर कौन सा आएगा? ऋणावेश। तो मेरे पास क्या है? कांच। तो कांच को मैं किसी पदार्थ से रगड़ता हूं, जैसे सपोज आपका रेशम से रगड़ता हूं, तो इसमें से कौन निकलकर भागेगा? सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागेंगे। सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। तो बेटा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर भाग गए, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दिख रहा है आपको? एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब आपका ये पदार्थ जो होगा वो धनावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेश। अब सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उचक्कर आ गए, ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं, इस पर सर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो ये पदार्थ क्या हो गया? ऋणावेश। तो आप क्या समझे बेटा? आप ये समझे कि जब 2 पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ आवेशित नहीं होता, दोनों आवेशित होते हैं। और आवेश हमेशा जोड़ी में पैदा होता है, जोड़ी में, एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। बात समझ में आई बेटा? तो ये बहुत अच्छा नियम है कि आवेश हमेशा जोड़ी या फिर आप कह सकते हैं युग्म में पैदा होता है। और आगे जाके आप नियम भी पढ़ोगे कि आवेश डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त, दुनिया से खत्म भी जोड़ी में होगा, आएगा भी जोड़ी में, जाएगा भी जोड़ी में। ठीक है, क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम है, वो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बेटा समझ में आई बात? अब इसको पॉज करिए, नोट करिए। बेटा पॉज कर लिया, नोट कर लिया।
आइए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया है, समझ में आया? चलिए अब अगली चीज हम समझते हैं बेटा, अगली चीज समझते हैं। अब अगली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब हम समझने वाले हैं आवेश के प्रमुख गुण, आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं। आवेशों के मूल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। आवेशों के मूल गुण, देखिए सर इतनी देर से क्या कर रहे थे? सर आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। अब आवेश के क्या बता रहे हो? आवेश के एक्चुअल गुण बता रहा हूं। आवेशों के मूल गुण बता रहा हूं अब आपको। आवेशों के मूल गुण बेटा, आवेशों के मूल गुण आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियम होता है योज्यता, योज्यता का नियम। काय का नियम होता है? योज्यता का नियम या योज्यता का गुण। दूसरा होता है आपका आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, योज्यता का गुण और आवेशों का क्वांटीकरण। योज्यता का गुण हो गया और दूसरा क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। और तीसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो ये 3 होते हैं। पहला क्या बताता है? आवेशों का जो योग होता है वो सदैव बीजगणितीय है, बीजगणितीय। हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाए लिखने में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते रहे तो टेंशन मत लेना, देख लेना अपने हिसाब से। आवेश जो होता है वो बीजगणितीय नियम, मतलब आवेशों का जो योगफल है वो बीजगणितीय नियम का पालन करता है, का पालन करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बेटा एक पदार्थ है, इस पर आवेश है +2E और यहां पर है -5E। ओके, तो इस पर कुल कितना आवेश है? तो आप कैसे निकालोगे? +2E और -5E करोगे तो आपका आ जाएगा -3, यानी कि इसका नीट आवेश जो होगा वो -3 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 यहां पर आवेश है, 2 यहां पर है, 5, 6, 7, तो इसको 7E नहीं बोलोगे। आपको आवेशों का जो योग करना है वो चिन्ह के सहित करना है, और जब चिन्ह के साथ जब आप योग करते हो तो उसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। कौन सा योग बोलते हैं? बीजगणितीय। समझ में बात? तो आपको चिन्ह लेकर ही उनको जोड़ना है। पहला नियम समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा होता है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? आवेश की मात्रा का निर्धारण करना। आवेश की मात्रा का निर्धारण करना क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ पर कितना आवेश है उसकी मात्रा के निर्धारण को कहते हैं क्वांटीकरण। देखिए बेटा, हमको यह पता है कि किसी पदार्थ पर आवेश आता है तो कब आता है? जब बेटा उस पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो जाने कि इलेक्ट्रॉन के आने से ही आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से ही आवेश आएगा। तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं, उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, कई सारे नाम। तो मूल आवेश किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को। बेटा तेरे पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना आवेश आया? E1E। 2 आए तो 2E, 3 आए तो 3E, 4 आए तो 4E, और मान ले N इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए तो कितना? वेरी गुड, Ne। और Ne इतना तेरे पास आवेश आ गया, इसको हम बोलते हैं आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा लिखेंगे Q से, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Ne आ जाएगा। जैसे मान ले, एक और एग्जांपल देता हूं, ये देख, इस पर 4 धनावेश आए कांच की छड़ पर, मान ले 3 आ गए। दूसरे पदार्थ पर 3 ऋणावेश आ गए, तो इसकी आवेश की मात्रा तुम कैसे लिखोगे? 4E प्लस। इसकी आवेश की मात्रा कैसे लिखोगे? 3 है ना, 3E, और इसको भी लिखोगे 3E।
और माइनस, और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तुम्हें अभी रटवाया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा इसको पॉज कर लिए, नोट कर लिए, पॉज कर लो, नोट कर लो, देखो यहाँ लिख देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर लिखता हूँ ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और जहाँ पर n क्या है तेरा, n तेरा नंबर है जो कि 0 1 इंटीग्रल मल्टीपल है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं। एक पूर्णांक नंबर है, कैसा नंबर है, पूर्णांक, ठीक है, इस तरह से n की वैल्यू होती है। तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति में जो आवेश होता है वो एक निश्चित व नियत मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में जो आवेश की मात्रा होती है वो एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होती है। यानी कि आवेश आएगा तो एक ई के बराबर आएगा, वो कि इतना होता है। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आवेश आएगा तो किसके बराबर आएगा, एक ई के बराबर आएगा, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। और अगर n आवेश आ गए तो आवेश की मात्रा आप क्या लिखोगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस शब्द भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस माइनस NE। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। अच्छा, अब एक और चीज, लास्ट गुण कौन सा है तुम्हारा, आवेश संरक्षण का नियम। अब बेटा आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो एक अकेले आवेश को ना तो आप पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, यहां पर बेटा आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ये बेटा एक निकाय है, निकाय है। इस निकाय में एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है, गिलास और सिल्क। गिलास की छड़ है और अब क्या, रेशम कपड़ा है। जितने धनात्मक ऋणात्मक इतने इसके पास है, उतने धनात्मक ऋणात्मक इसके पास है। तो इसका नीट आवेश 0, इसका भी नीट आवेश 0 और सिस्टम का भी नीट आवेश 0। हमको सिस्टम से मतलब है, सिस्टम का नीट आवेश कितना, 0। ठीक है, अब हमने इनको रगड़ा, तो रगड़ने से इस पर धनावेश आ गया और रगड़ने से इस पर ऋणावेश आ गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर जम कर गए। तो हम कहते हैं कि इस पर आवेश आ गया 3e पॉजिटिव, इस पर आवेश आ गया 3e नेगेटिव, यानी कि ये पदार्थ आवेशित हो गया, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन मर गए, ऐसे हम बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मरा नहीं, इलेक्ट्रॉन गया है। तो इस पर -3 हो गया, इस पर +3 हो गया। अब हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पे अभी नेट चार्ज 0, क्योंकि देखो +3 दुनिया में पैदा हुआ तो -3 भी तो आया, तो +3 -3 नेट कितना, 0। तो ये नेट है वो किसका है, नेट है वो एक सिस्टम का है, एक इंडिविजुअल, एक अकेले पदार्थ की बात करें तो उस पर +3 पैदा हुआ है, और एक अकेले इस पदार्थ की बात करें तो उस पर -3 पैदा हुआ है। लेकिन ये दोनों तो हमारे निकाय के एक हिस्से थे। उस निकाय का कुल आवेश तो आप इसके और इसको लेकर ही तो जोड़ोगे ना, वो कितना है, 0, जो पहले भी कितना था, 0। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। तो एक अकेले आवेश को ना तो आप बना सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल स्थानांतरित कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो बच्चों, आज की हमारे पहले लेक्चर में आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में आवेश का जो पूरा निचोड़ था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, और अगर आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी है और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है और आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो पूरी क्लास 12th की फिजिक्स आपको हिंदी मीडियम में मैं कराने वाला हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, लेकिन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।